नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि मैं आपको रीट लेवल 1 का जो 2013 का जो पेपर आया, सेकंड पेपर आया हुआ था, उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो उस वीडियो में मैंने आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में तो बता दिया था कि 2013 में क्या एग्जाम पैटर्न रहा और जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है उसका क्या एग्जाम पैटर्न रह सकता है। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन मैं नहीं कर पाया था। उस वीडियो में मैंने आपको पूरा पेपर तो दिखा दिया था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको इस पेपर का सॉल्यूशन बताऊंगा। तो इस वीडियो में क्या है कि हम साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड के जितने भी क्वेश्चन आए थे उनका सॉल्यूशन देखेंगे। सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हम इस वीडियो में इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसके जितने भी जीके क्वेश्चन आए थे और जो बचे हुए क्वेश्चन है उन सब के मैं आपको सॉल्यूशन अगली वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें नीचे आते हैं अपन, तो इसमें देख लेते हैं साइकोलॉजी का पोर्शन कौन सा है। तो साइकोलॉजी का थर्ड पोर्शन है, ठीक है, और 61 से ये क्वेश्चन स्टार्ट है और 67 तक है। तो इसमें 61 क्वेश्चन है। असाधारण छात्र वे होते हैं जो इसमें ए ऑप्शन है, सामान्य से परिवर्तित होते हैं, सामान्य से निचले स्तर के होते हैं, सामान्य से उच्च स्तर के होते हैं और अतिरिक्त शैक्षिक सेवाएं चाहते हैं। तो असाधारण छात्र में प्रतिभाशाली बच्चे भी आ जाते हैं और असाधारण छात्र उनको ही बोलते हैं जो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, है ना, थोड़े कमज़ोर होते हैं। ठीक है, तो दोनों आ जाते हैं, तो वो सामान्य से परिवर्तित होते हैं। ठीक है, तो असाधारण छात्र इसका आंसर हो जाएगा ए। अब 62 क्वेश्चन है, बालक में सृजनात्मकता की शक्ति कहलाती है। तो इसमें पहला ऑप्शन है अंतर्निहित शक्ति, नवीन क्षमता, उत्पादक क्रिया, उपरोक्त सभी शक्तियाँ। तो ये सभी शक्तियाँ सृजनात्मकता की शक्तियाँ होती हैं, है ना। नेक्स्ट 63 क्वेश्चन है, इसका आंसर है अधिगम के स्थानांतरण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त परिस्थिति आवश्यक है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं प्रभावी विकल्प, समान घटक, प्रयोगात्मक सोच, लागू करने योग्य अवधारणा। तो इसका आंसर होगा समान घटक होगा। तो समान घटक क्यों होगा वो मैं आपको बता दूं। तो अधिगम स्थानांतरण क्या है कि 3-4 टाइप होते हैं। उसमें से एक होता है धनात्मक अधिगम स्थानांतरण, एक होता है ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण। तो धनात्मक अधिगम स्थानांतरण होता है कि जो पूर्व का अधिगम सीखा हुआ अधिगम नेक्स्ट अधिगम सीखने में जो सहायता करता है, तो उसको कहते हैं धनात्मक। और ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण होता है कि पूर्व का अधिगम अगला अधिगम सीखने में बाधा उत्पन्न करता है। तो इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई अमेरिका में ड्राइविंग करता है, ठीक है, तो उसको इंडिया में ड्राइविंग कराएं तो वो जो उसको अधिगम है वो यहाँ पर उसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो क्या हुआ, घटक तो समान हुआ ना, ड्राइविंग ही वहाँ पर है और ड्राइविंग ही अपने इंडिया में कर रहा है, तो घटक समान होना चाहिए। इसलिए सर्वाधिक उपयुक्त परिस्थिति इसमें समान घटक माना जाएगा। मतलब घटक समान होंगे तभी अधिगम स्थानांतरण संभव हो सकता है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 64 है, मैडम मॉन्टेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया है। ठीक है, तो इसमें संवेगों के संशोधन पर, ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर, इन्होंने ज्ञानेंद्रियों नहीं कर्मेंद्रियों के उपयोग पर बल दिया था। बच्चे को पूर्ण स्वायत्तता देने पर, यह डाल्टन विधि है, और विद्यालय को घर का विकल्प बनाने पर, ये इसका सही आंसर है डी, है ना। फ्रॉयड ने ऊर्जा का वितरण व्यक्तित्व विकास के जिन स्थलों पर किया है उनके नाम हैं। तो ये तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। इन्होंने इड, ईगो और सुपर ईगो 3 बताए थे। इसमें है सी आंसर हो जाएगा इदम, अहम और प्रायम। अब इसमें नेक्स्ट है, प्रभावशाली शिक्षक बनने के लिए आवश्यक है कि वह अपने विषय का अच्छी प्रकार से जानता हो, वह अपने विद्यार्थियों से अधिकतम संभव अंतक्रिया करे, उसे शिक्षण विधियों का पूरा ज्ञान हो। तो उपयुक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें छात्र के आचरण को समझने के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन है उसके परिवार को समझना, दूसरा ऑप्शन है उसके आचरण की आंतरिक और बाह्य शक्तियों को समझना, तीसरा है उसकी चिंताओं को समझना, और चौथा है इसमें उसकी आवश्यकताओं को समझना, है ना। तो इसका बेस्ट आंसर तो बी लग रहा है ना, बी ही इसका आंसर है। इसमें डी भी हो सकता है, उसकी आवश्यकताओं को समझना। तो इसका अगर करेक्ट आंसर किसी को पता हो तो मुझे और बता सकता है, लेकिन इसका आंसर बी ही है। तो ये 67 ये साइकोलॉजी के क्वेश्चन हो गए। इसमें 7 ही क्वेश्चन आए थे सेकंड पेपर में साइकोलॉजी के, है ना। तो अब देखते हैं टीचिंग मेथड के। टीचिंग मेथड है इसमें 103 के बाद में ये यहाँ से टीचिंग मेथड का सेक्शन स्टार्ट हो गया, है ना। तो यह है किंडरगार्टन किस भाषा का शब्द है ना। तो इसका आंसर है सी, जर्मन भाषा का शब्द है। 104 है, किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करते हुए वर्ष भर के निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना कहलाती है। मूल योजना, लक्ष्य आधारित योजना, उद्देश्य आधारित योजना, वार्षिक योजना। तो इसका आंसर है वार्षिक योजना। कम बोलने की कमी को दूर कर सकते हैं दूरदर्शन द्वारा, रेडियो द्वारा, शश्वर वाचन द्वारा, या फिर पीयर लर्निंग द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पीयर लर्निंग द्वारा। इसमें पीयर ग्रुप बोलते हैं जो अपने सहपाठी होते हैं ना, सेम एज ग्रुप, समान एज के जो बच्चे होते हैं उनको आप सब में
एक ग्रुप बना के आपस में बातचीत उनकी कराएं, तो जो कम बोलने वाली जो कमी है बच्चों की वो दूर हो जाती है। सस्वर वाचन इसका आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि सस्वर वाचन से बच्चे का प्रोनाउंसिएशन सुधरता है, ठीक है। उसकी अगर बोलने की कमी को दूर करना है तो उसको पीयर लर्निंग करानी पड़ेगी। नेक्स्ट है इसमें निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शास्त्रीय है? तो शास्त्रीय भाषा इसका आंसर है हिंदी, ठीक है। उर्दू, हिंदी, लैटिन, राजस्थानी, तो इसका आंसर आ जाएगा हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 107वां, अक्षर शब्द का अर्थ है। तो अक्षर जो ध्वनि दे, जिसका छेना हो, जो नष्ट हो, जिसमें ध्वनि ना हो। तो अक्षर मतलब जिसका छेना हो, इसका आंसर हो जाएगा बी। निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन विद्यालय बनाता है। योजना, लक्ष्य, उद्देश्य, वार्षिक योजना। तो इसका आंसर है वार्षिक योजना। हिंदी में संधि शिक्षण की श्रेष्ठ पद्धति है। तो संधि शिक्षण की श्रेष्ठ पद्धति इसमें आगमन निगमन इसका आंसर है, ठीक है। अनुवाद पद्धति भी नहीं है, भाषण पद्धति भी नहीं है, वाद विवाद पद्धति भी नहीं है, आगमन निगमन, ठीक है। अब ये साहब इंग्लिश के आ गए, है ना। इंग्लिश का 110वां क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि मेरी जो सेकंड लैंग्वेज थी वो इंग्लिश थी, तो आराम से मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इनमें। द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाउड रीडिंग इज रीडिंग विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द पैसेज, टू हैव प्राइवेट रीडिंग, टू हैव एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो इसमें पूछ रहा है लाउड रीडिंग यानी बोल बोल के पढ़ने का लक्ष्य क्या है, उसका एम क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रीडिंग विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 111वां, द टीचर गिव्स ए लैंग्वेज पैटर्न एंड स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू रिपीट इट ओरली, है ना। मतलब कुछ पैटर्न दिया है, कुछ एक वाक्य दिया है टीचर ने स्टूडेंट के, और स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, उसको ओरली, उसको बोल बोल के रिपीट कर रहे हैं। विच टाइप ऑफ ड्रिल इज इट? तो ड्रिल का मतलब होता है अभ्यास करना, तो ये किस प्रकार का अभ्यास है? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं सब्स्टिट्यूशनल ड्रिल, इमिटेशन ड्रिल, क्वेश्चनर आंसर ड्रिल और कन्वर्सेशन ड्रिल। तो इमिटेशन होता है कॉपी करना, है ना, नकल करना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इमिटेशन ड्रिल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ऑडियो टीचिंग एड्स अपील टू। जो ऑडियो टीचिंग एड्स हम यूज में लेते हैं वो किसके लिए काम आते हैं? तो आईज, ईयर्स। तो सीधी सी बात है ऑडियो टीचिंग एड कानों के लिए हमारे काम आएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब 113वां क्वेश्चन है इसमें कि रिटन वर्क फॉर स्टूडेंट शुड बी, मतलब जो रिटन वर्क अपन स्टूडेंट को देते हैं वो कैसा होना चाहिए? इसमें ऑप्शन है एक्यूरेट एंड सिस्टमैटिक, बी ऑप्शन है प्रॉब्लम रिलेटेड टू लाइफ शुड बी गिवन, मतलब लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम दी जानी चाहिए। डन कलेक्टिवली ऑन ब्लैक बोर्ड पर दिया जाना चाहिए। और लास्ट ऑप्शन है डी, प्लान्ड, रेगुलर और एंड ऑर्डरली। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है डॉक्टर वेस्ट गिव्स ए मेथड अगेंस्ट द, मतलब डॉक्टर वेस्ट ने डॉक्टर वेस्ट करके एक मेथड दिया था, वो किसके अगेंस्ट दिया था? तो वो दिया था डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, मान लो अपन इंग्लिश सीख रहे हैं तो उसमें अपन मदर टंग का यूज नहीं कर सकते, मतलब जो मदर लैंग्वेज है हमारी, जो घर की भाषा है उसका अपन यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इंग्लिश सीख रहे हैं तो उसमें इंग्लिश में बात करनी होती है। लेकिन डॉक्टर वेस्ट मेथड में ये था अपन उसमें मदर टंग का भी यूज ले सकते थे, मातृभाषा का भी प्रयोग हम उसमें थोड़ा बहुत कर सकते थे, है ना। तो किसके अगेंस्ट दिया था? ये डायरेक्ट मेथड के। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 115वां कि यूनिट प्लान वाज ए कंसेप्ट विच हैड बीन गिवन बाई, है ना। तो यूनिट प्लान जो होता है उसको बोलते हैं इकाई विधि, जिसको साप्ताहिक योजना ही बोलते हैं, है ना। ये पूरे एक सब्जेक्ट, पूरे एक पाठ की बनती है ना, उसको कंप्लीट कराना होता है। एक होती है दैनिक पाठ्य योजना, मतलब एक दिन में हमको क्या पढ़ाना है उसको बोलते हैं दैनिक पाठ्य योजना। तो ये चलती है पूर्ण से अंश की ओर, जो पूर्ण से अंश चलती हैं तो ये दोनों ही पाठ्य योजना ना गेस्टार्ट वाल पे आधारित होती है। तो मैंने क्या है कि टीचिंग मेथड को बहुत अच्छे से किया है, तो कोई भी क्वेश्चन कहाँ से कैसे बन रहा है वो मुझे पता है ना। तो मैं क्या करूँगा आपके लिए कि साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड में जितने भी टॉपिक हैं उनमें से टॉपिक वाइज हर टॉपिक में से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चंस की सीरीज में आपके लिए लाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 116वां, विच रीडिंग इज डन इन ऑर्डर टू कंप्रीहेंड द पैसेज, मतलब पैसेज को समझने के लिए कौन सी रीडिंग अपन को करनी चाहिए? तो साइलेंट रीडिंग होती है, अपन एकदम मौन वाचन, एक तरह से मौन वाचन मतलब समझ के उसको अपन पढ़ते हैं, है ना। तो ये साइलेंट रीड, इसका आंसर हो जाएगा ए। अब 117 के बाद इसमें इंग्लिश के टीचिंग मेथड खत्म हो गए। तो अब 117वां क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सामान्यतः विद्यार्थियों में गणित सीखने में रुचि नहीं है क्योंकि, तो ए ऑप्शन है इसका, अध्यापक दैनिक जीवन में इस विषय की उपयोगिता नहीं बताते हैं। तो ये बात सही है। गणित को गणित की भाषा में पढ़ाया जाता है, ये भी बात सही है। विद्यार्थियों को सीखने के अवसर नहीं दिए जाते हैं, ठीक है, तो ये भी बात सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अब पढ़ते हैं अपन 118वां क्वेश्चन, मस्तिष्क उद्वेलन विधि की विशेषता होती है कि यह बालकों की तर्क एवं निर्णय शक्ति बढ़ाती है, तर्क शक्ति विकसित नहीं होती, जिज्ञासा को बाधित करती है,
बालकों का अवधान बाधित होता है। तो ये नेगेटिव जो ऑप्शन होते हैं इनको तो आप वैसे देखते हटा दिया करो, है ना। तो 2 ऑप्शन तो हट ही गए, तो इसका आंसर हो जाएगा बालकों की तर्क एवं निर्णय शक्ति बढ़ती है इससे। मस्तिष्क उद्वेलन होता है बच्चों के विचारों में एक तरह से लहर उत्पन्न करना। अब नेक्स्ट है इसमें 119वां क्वेश्चन, तो निम्न में से कौन सी मानसिक योग्यता अवबोध प्राप्त उद्देश्यों से संबंधित नहीं है। तो बीएस ब्लूम ने 3 प्रकार के उद्देश्य दिए थे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो ज्ञानात्मक में थे ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है, वो मैं आपको ऊपर वीडियो में बता दूंगा थोड़ा सा, ये होते हैं। तो उसमें ज्ञानात्मक थे प्रत्यास्मरण, प्रत्याविज्ञान, परिभाषित करना, अंकित करना और त्रुटि का पता लगाना। ठीक है, ये थे ज्ञानात्मक के उद्देश्य, कार्यसूचक क्रिया थी ये। और अवबोधात्मक के थे अवधारणा देना, परिभाषा देना, तुलना करना, व्याख्या करना, ये आपको मैं बता दूंगा। तो इसमें प्रत्यास्मरण दे रखा है, प्रत्यास्मरण होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैं टीचिंग मेथड बहुत अच्छे तरीके से किए थे मैंने, और मैं आपके भी बहुत अच्छे करा दूंगा। कहाँ से किस तरह का क्वेश्चन उठ के आ रहा है वो उसकी सीरीज में आपके लिए लाऊंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब नेक्स्ट 120वां क्वेश्चन है इसमें कि कौन सा विद्यार्थी आय तथा वर्ग का अवबोध या समझ रखने वाला कहलाएगा, है ना। तो ज्ञान और अवबोध ये 2nd नंबर की है, तो इसकी कार्यसूचक क्रिया मैं आपको ऊपर दिखा दूंगा। तो पहला ऑप्शन है इसका, जो अक्षर से अक्षर प्रत्येक की परिभाषा दे सके। ठीक है, अक्षर से अक्षर परिभाषा देना ये होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य। 2nd है जो दोनों की समानता व तथा असमानता के बिंदुओं को बता सके, इसको बोलते हैं वर्गीकरण करना, ये होता है अवबोध में, है ना। और सी हो जाएगा दोनों, और डी है कोई नहीं। तो इसका आंसर, बेस्ट आंसर हो जाएगा बी। अगर इसमें ए ऑप्शन होता कि वो अपने शब्दों में परिभाषा दे सके, तो इसका आंसर हो जाता सी दोनों, क्योंकि अपने शब्दों में परिभाषा देना और वर्गीकरण करना ये दोनों जो कार्यसूचक क्रियाएं हैं ये है अवबोध की, तो इसका आंसर हो जाता सी। लेकिन किसी परिभाषा को अक्षर से अक्षर रट के उसको बताना ये आ जाता है ज्ञानात्मक उद्देश्य में। नेक्स्ट है, हर्बर्ट के द्वारा दिए गए पाठ्य योजना उपागम के चरणों का उपयुक्त तार्किक क्रम दिए गए विकल्पों में से है। तो क्रम बताना है अपन को। इसमें आता था प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग, है ना। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए आप कौन सा है, सी ऑप्शन है इसका। अब नेक्स्ट 122वां क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट महान भारतीय गणितज्ञ थे, उनका जन्म कब हुआ। तो इसका आंसर है 476 AD करके, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट, गणित की सुंदरता उपस्थित होती है गणित के साहित्य को पढ़कर, महान गणितज्ञों के चित्रों को देखकर, गणित के व्याख्यान सुनकर, गणित की पहेलियाँ तथा रिडल्स हल करके। तो जो गणित की जो सुंदरता उपस्थित होती है वो होती है गणित की पहेलियाँ और रिडल्स हल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, एक विद्यार्थी एक समस्या के प्रासंगिक अनेक उत्तर प्रस्तुत करता है तो वह दर्शाता है। हाँ, तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ए प्रवृत्ति, बी है अभिवृत्ति, सी है रुचि और डी है कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, अभिवृत्ति। अभिवृत्ति और अभिक्षमता ये क्या होते हैं, ये मैंने आपको एक वीडियो में बता रखा है, उसकी भी लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन पर डाल दूंगा, तो वो देख लेना आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, विज्ञान शिक्षण में व्याख्यान विधि निम्नलिखित परिस्थिति में सर्वाधिक लाभकारी सिद्ध होगी। किस परिस्थिति में विज्ञान की जो विज्ञान विधि है वो लाभकारी सिद्ध होगी। छात्रों को ज्ञान प्रदान करने में, पाठ्य पुस्तक की सहायक विधि के रूप में तथा रुचि के विकास में, अनुशासनहीन कक्षा का ज्ञान आकृत करने में, विषय वस्तु को संपूर्ण रूप से प्रस्तुत करने में। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक विधि की प्रथम सीढ़ी है समस्या को अनुभव करना, समस्या की परिभाषा देना, समस्या से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करना, समस्या का अन्वेषण और विश्लेषण करना। तो वैज्ञानिक विधि का पहला पद पूछ रहा है, पहला पद कौन सा होगा। तो पहला होता है समस्या को अनुभव करना या फिर समस्या को उत्पन्न करना। दूसरा होता है समस्या का चयन करना, उद्देश्यों का निर्धारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचपदीय पाठ योजना किसने प्रस्तुत की, हर्बर्ट स्पेंसर ने की थी। तो इसका नॉर्मल क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं था। RCEM द्वारा उद्देश्यों का वर्गीकरण और मानसिक प्रक्रिया निम्न है ना। तो RCM वही ज्ञान बोध मतलब समझना हो जाएगा, ज्ञान बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, है ना। तो ये ज्ञानात्मक उद्देश्य पूछ लिए, तो ये हो जाएगा इसका 1 2 3 4 5, ये इसी क्रम में हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा इसका। ये है 129वां, इसको देखते हैं। पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ। तो पढ़ाते समय चित्र दिखा रहे हैं तो उससे क्या होगा, पाठ को समझने में सहायता मिलेगी बच्चे को। तो इसमें दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है कि शिक्षण में सहायक सामग्रियों का प्रयोग किस लिए किया जाता है। सेम ऑप्शन यही रख देगा, है ना। तो उसका आंसर होगा रोचकता बढ़ाने के लिए। सहायक सामग्रियों का प्रयोग तो रोचकता बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन
पढ़ाते समय हम सहायक सामग्री यूज कर रहे हैं, चित्र दिखा रहे हैं बच्चे को, है ना, तो वो किस लिए, उसको समझाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 130वां, प्रत्यक्ष विधि के मुख्य तकनीक है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, वार्तालाप, नेतृत्व और मार्गदर्शन की तकनीक, सरल से जटिल, मूर्त से अमूर्त प्रक्रिया, देखो और कहो का निरंतर उपयोग, उक्त सभी। प्रत्यक्ष विधि मतलब इसमें देखकर स्पर्श करके, मतलब स्वयं विद्यार्थी देखकर स्पर्श करके चीज़ों को सीखता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निदान का अर्थ है अधिगम संबंधी कठिनाई और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना। यह कथन है, मतलब ये कथन किसने कहा था, ब्राउन, सिम्पसन, गुड, स्टीवर्ट। तो ये कहा था गुड ने। ये परिभाषा, बहुत सारी परिभाषाएं आपको रटनी पड़ेंगी, क्योंकि एक दो परिभाषा हर पेपर में आती है ना, हमारे में भी आई थी, 18 में भी आई थी, 21 में भी आई थी, और नेक्स्ट भी आएगी। 2-3 परिभाषा तो आती हैं, तो परिभाषा आपको रटनी ही पड़ेंगी, है ना। इसका कोई वो नहीं है, मेथड नहीं है, ये बस एक दूसरे से लिंक करके, रिलेट करके, कैसे भी करके रटो उनको बस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132वां, कक्षा में विज्ञान पाठ्य पुस्तक का प्रयोग किया जाता है नए स्तर स्थापित करने के लिए, विचारों और तथ्यों की व्याख्या के लिए, अधिगम उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर, कक्षा में विज्ञान पाठ्य पुस्तक का प्रयोग किया जाता है विचारों और प्रत्ययों की व्याख्या के लिए, अधिगम उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। तो विज्ञान के पाठ्य पुस्तक का जब भी प्रयोग करते हैं कि विचारों और प्रत्ययों, प्रत्यय मतलब दिमाग में कोई फॉर्मूला है ना, और कोई विचार है, तो उनको सिद्ध करने के लिए हम विज्ञान पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 133वां है, प्रयोजना विधि, प्रोजेक्ट विधि निम्न में से किस दर्शन पर आधारित है ना, तो ये प्रयोजनवाद पर आधारित। नेक्स्ट है, भूगोल के क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है भौतिक पर्यावरण को, भौगोलिक विविधता को, जैविक पर्यावरण को, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी को। जिस विधि में अध्यापक सक्रिय व बालक निष्क्रिय रहता है, कौन सी विधि है, अब देखते हैं इसमें। अवलोकन, अवलोकन में बच्चा खुद देखता है, तो इसमें क्या रहेगा, बच्चा सक्रिय रहेगा। कहानी विधि, इसमें क्या करेगा, अध्यापक बोलेगा और बच्चा सुनेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कहानी विधि, है ना। प्रश्नोत्तर में बच्चा जवाब देता है तो वो एक्टिव हो जाता है। और नेक्स्ट है, किलपैट्रिक ने कौन सी विधि को प्रतिपादित किया था, किलपैट्रिक प्रोजेक्ट विधि, है ना, इसका यही ऑप्शन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, आप कक्षा में रामायण प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं, आप कौन सी विधि को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे। तो रामायण अगर हम पढ़ा रहे हैं तो उसको पहला ऑप्शन है खोज विधि, दूसरा है भ्रमण, तीसरा है समस्या समाधान विधि, और चौथा है कहानी विधि। तो इसका आंसर हो जाएगा कहानी विधि। ठीक है, नेक्स्ट 138 है, छोटी कक्षाओं के लिए सामाजिक अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि है। छोटी कक्षाओं के लिए खोज विधि, समस्या समाधान विधि, व्याख्यान विधि, कहानी विधि। तो छोटी कक्षाओं के लिए हम कहानी के द्वारा पढ़ाएंगे, सामाजिक अध्ययन कराएंगे, है ना, कहानी बना के, तो बच्चे ज़्यादा उसमें रुचि लेंगे और पढ़ेंगे भी। नेक्स्ट है, पाठ्य पुस्तकों का प्रमुख उपयोग है गृह कार्य में, शिक्षक का मार्गदर्शन करने में, ए और बी दोनों। तो इसमें गृह कार्य भी देते हैं पाठ्य पुस्तक द्वारा, और हम शिक्षकों का मार्गदर्शन भी पाठ्य पुस्तकें करती हैं। और लास्ट क्वेश्चन है इसमें, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में सामुदायिक स्रोतों में से नहीं है। सामुदायिक स्रोतों में इनमें से कौन सा नहीं है। तो स्थानीय पंचायत भी है, छात्र संघ भी है, शिक्षण अभिभावक संघ भी है, और क्या है, मजदूर संघ। ये मजदूर संघ सामाजिक अध्ययन के सामुदायिक क्षेत्रों में मजदूर संघ नहीं सम्मिलित होगा, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बचे हुए क्वेश्चन सारे सॉल्व करवा दूंगा, और आगे भी मैं अपने नोट्सों से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी सीरीज में आपके लिए लाता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।